नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का देहरादून दौरा है। देहरादून थाना रोड पर स्थित गांव पाववाला सूड़ा में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। गांव पाववाला सूड़ा में आयोजित किसान चौपाल में शिरकत की। चौपाल में बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। भूमि में उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का पेच अभी भी फंसा हुआ है। हालांकि सरकार ने बीच का रास्ता निकालते हुए अब एक समिति का गठन किया है, जिसमें 3 कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया गया है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में यह समिति ओबीसी आरक्षण सहित पंचायत चुनाव के तमाम पहलुओं पर अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि बीजेपी संगठन का मानना है, चुनाव आयोग जब भी चुनाव तिथियों की घोषणा करेगी, बीजेपी पंचायत चुनाव के लिए तैयार है। लेकिन यह तैयारी सिर्फ संगठन की है, प्रदेश की नहीं, क्योंकि प्रदेश में अभी आरक्षण तय नहीं हो पाया है और यह जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है। इस पर अब पंचायत संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों ने भी सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया है। जिला पंचायत संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप भट्ट ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अपनी मनमानी से पंचायत को चलाना चाहती है। उत्तराखंड में पंचायत के चुनाव हो जाने चाहिए थे अब तक, लेकिन राज्य सरकार की लापरवाही से अभी तक राज्य में पंचायत चुनाव नहीं हो पाए हैं। और इस समय जो पंचायती राज विभाग है, उनकी कार्यशैली को अगर हम देखें तो उनका इस समय एकमात्र केवल उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से जो निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनको एन केन प्रकारेण उनको जो है जिला पंचायतों में प्रशासक के रूप में उनकी पुनः उनकी ताजपोशी की जाए। मुझे लगता है कि चंद्रेश कुमार जी जिलाधिकारियों को प्रशासक नहीं बनाना चाहते हैं। उनकी मंशा है कि किसी भी तरीके से जो जिले में तैनात जिलाधिकारी है, उनको अपने जिलाधिकारियों पे भरोसा नहीं है। वो उनकी पता नहीं ऐसी क्या साठगांठ निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों से है कि वो उन्हीं को प्रशासक के रूप में देखना चाहते हैं। और जो जिले में तैनात जिलाधिकारी हैं, मैं देख रहा हूं हमारे तमाम जिलाधिकारी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। और जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, अगर वो उनको पुनः अगर उनको प्रशासक के रूप में उनको बिठाया जाता है तो निश्चित तौर पर जो आने वाले समय में पंचायत के चुनाव होने हैं, ये पूरी तरीके से चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। और ये चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित करते हुए ये यहाँ पे जिला पंचायतों में गड़बड़ियां कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं। और चंद्रेश कुमार यादव जी की इनसे गहरी साठगांठ है। ये जो पंचायत चुनाव है, इसको लेकर हमारी सरकार गंभीर है और गंभीरता से इस पर विचार कर रही है। कई पहलुओं को देखना होता है, जैसे परिसीमन नया बना है और ओबीसी आरक्षण है। इन सब चीजों को समावेश करने के बाद ही चुनाव हो सकते हैं। और ये कार्य वैसे तो चुनाव आयोग का रहता है कि चुनाव आयोग हमें जिस दिन आदेश देगा उस दिन हम चुनाव करवा लेंगे। लेकिन जो ये पेच फंसे हैं, इन सब चीजों को लेते हुए सरकार ने जो सरकार की जिम्मेदारी है वो कार्य किया है। एक उप समिति का गठन किया है, जिसमें अध्यक्ष हमारे श्री सुबोध उनियाल जी कैबिनेट मंत्री रहेंगे। सदस्य के रूप में हमारी कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी हैं और बहुगुणा जी हैं। तो ये सभी लोगों को, सब लोग ये सब चीजों पे विचार करेंगे, पूरा रिजर्वेशन को देखेंगे, हर चीजों को पहलुओं को बारीकी से देखेंगे, उसके बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और निश्चित तौर पर जो नतीजे निकल कर आएंगे जनता के हित में निकल कर आएंगे। और पूरी तरह से हम इसके लिए तैयार बैठे। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून कासमी ने कहा कि बीजेपी राज में वर्ष 2014 के बाद मुस्लिम समाज का तेजी से विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 49 मदरसों को मान्यता प्रदान की गई है और 48 मदरसों का नवीनीकरण किया गया है। गुरुवार को लंडोरा मदरसा इमदादुल इस्लाम में कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस दौरान मदरसा बोर्ड अध्यक्ष मुफ्ती समून कासमी ने कहा कि कांग्रेस के 60 साल के राज में मुस्लिमों का केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया। कहा कि कांग्रेस राज में कई बार सांप्रदायिक दंगे कराए गए। वहीं जब से देश में मोदी सरकार आई है, तब से मुस्लिम समाज को शिक्षित बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनका स्तर ऊंचा करने के हर संभव प्रयास में किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हाल ही में 49 मदरसों को मान्यता प्रदान की गई है और 48 मदरसों का नवीनीकरण किया गया है।
ने मान्यता दी, बगैर किसी भेदभाव की मान्यता दी, बगैर किसी लालच की मान्यता दी। और अब जिन लोगों के मानक पूरे होकर के हमारे यहाँ आ जाएगी, हम फिर से कमेटी को उसकी समिति की बैठक आयोजित करेंगे। जिनके नॉर्म्स पूरे होंगे हम उन्हें कंसीडर करके उन्हें, असल में जो चीजें हमारा जो काम है यहाँ से वेरिफिकेशन होके जाता है, हमारा काम नोटिफाई का है, हम उसे नोटिफाई करते हैं, यानी प्रमाण पत्र हम देते हैं। बाकी हम दूसरे के बारे में आपसे उसके बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते। और हाँ, इतना जरूर है कि अगर समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण के बारे में आपने कहा है, हम कोशिश करेंगे कि उनसे हम देखेंगे, पूछेंगे कि भाई क्या किन वजह से जो है वो पेंडिंग है और क्यों ऐसे हालात बन रहे हैं, उसके बारे में हम संज्ञान लेंगे। देखिए, हमारा जो बोर्ड है फिर से 3 साल उससे हो गए थे, तो गठित होगा और उसकी प्रक्रिया चल रही है। तो जैसे हमारे यहाँ ये एप्लीकेशन आ जाएंगे और उसे हम फिर, मैंने अभी एक बात ये कही कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान कोई बयान देता है तो वो उसके लिए अगर अथोराइज नहीं है, तो आपको तो ये मालूम है कि मदरसा बोर्ड और विद्यालय शिक्षा परिषद, ये उत्तराखंड के अंदर 2 ऐसे संवैधानिक बोर्ड हैं जो मान्यता प्रदान करते हैं। वक्फ बोर्ड या किसी थराली क्षेत्र में 3 दिवसीय शौर्य महोत्सव का शुभारंभ अमर बलिदानी भवानी दत्त जोशी के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। सेना के जवानों ने बैंड धुन बजाकर माहौल को राष्ट्रभक्ति से भर दिया। मुंदोली राइडर्स क्लब ने मुंदोली से चेपड़ो तक साइकिल यात्रा कर शहीदों को नमन किया। देवाल की प्रसिद्ध धाविका सरोजनी कोटेडी ने 26 किलोमीटर दौड़ लगाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी और थराली विधायक भूपाल राम टमटा भी महोत्सव में मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सैनिकों और सैनिक के परिवारों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। कहा कि आज का भारत नया भारत है जिसे सेना ने बनाया है, जो दुश्मन के घर में जाकर आतंकवादी को जवाब देता है। पहले सेना को सामान नहीं मिलता था, लेकिन अब आधुनिक उपकरण भी दिए जा रहे हैं। चेपड़ों की इस पावन भूमि पर अमर शहीद श्री भवानी दत्त जोशी की पुण्य स्मृति में आयोजित होने वाले इस शौर्य महोत्सव में आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मेरी माताओं बहनों ने, प्यारे बच्चों ने मेरे यहाँ पहुंचने पर जिस प्रकार मेरा स्वागत किया, मेरा अभिनंदन किया, मैं भी आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और इस थराली की, इस चेपड़ों की इस वीर भूमि को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। और चेपड़ों के वीर सपूत, राज्य के प्रथम अशोक चक्र से सम्मानित वीर बलिदानी स्वर्गीय भवानी दत्त जोशी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर सेना के वीर योद्धाओं का बड़ी संख्या में हमारे सैनिक, पूर्व सैनिक आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित है। सच में आप सबके बीच में आकर मेरा मन भाव विभोर उठा है, क्योंकि जब भी मैं सैनिकों के बीच में होता हूं या सेना से जुड़े हुए किसी भी कार्यक्रम में होता हूं, किसी बलिदानी की पुण्य स्मृति के अवसर पर हो या किसी अन्य कार्यक्रम में, सच में ऐसा लगता है कि मानो जैसा बचपन से हम सब लोगों ने देखा, जैसा ऋतु दीदी ने यहाँ पर बताया, कि ऐसा लगता है कि अपने परिवार के बीच में आए हैं। हम सब अपने परिवार के बीच में हैं। हम सभी जानते हैं अमर शहीद भवानी दत्त जोशी जी ने 6 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार में असाधारण साहस और शौर्य का परिचय देते हुए बहुत अहम भूमिका निभाई थी। इस ऑपरेशन में उनके अद्वितीय शौर्य और अदम्य साहस के बल पर उनकी बटालियन को अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने में कामयाबी हासिल हुई थी। इस मिशन में नायक भवानी दत्त जोशी जी ने भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा को आगे निभाते हुए, आगे बढ़ाते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया।
राष्ट्र के लिए किए गए उनके इस बलिदान के लिए स्वर्गीय भवानी दत्त जोशी जी को मरणोपरांत अशोक चक्र जैसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से अलंकृत किया गया। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की पवित्र भूमि हमेशा से वीरों की भूमि रही है। चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हो, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हो, या उत्तराखंड के वीर सपूतों ने हमेशा अपने प्राणों की आहुति देकर भारत मां के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, वीर भूमि उत्तराखंड के लगभग प्रत्येक परिवार से कोई सेना में, कोई अर्धसैनिक बलों में अवश्य होता है, और मैं भी एक सैनिक का बेटा हूं। मुझे यह देखकर अत्यंत गर्व की अनुभूति होती है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार सेना के मनोबल को बढ़ाने का काम हो रहा है, हमारे जवानों के मनोबल को बढ़ाने का काम हो रहा है, और सेना को जिस प्रकार से फ्री हैंड दिया गया है, जिस प्रकार से आज सैनिकों को हमारे अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे उपकरण दिए जा रहे हैं, अच्छे अच्छे उनको वस्त्र दिए जा रहे हैं। एक समय वह भी था, आप सब जानते हैं, जब हमारे सैनिक बहुत ऊंची ऊंचाइयों पर, बर्फ की चोटियों पर भारत मां की रक्षा के लिए तैनात होते थे, उनको अच्छे बूट नहीं मिलते थे, अच्छे जैकेट नहीं मिलते थे, अच्छे खाने का सामान नहीं मिलता था। भाइयों बहनों, मैंने स्वयं देखा है कि अनेक अनेक लोगों को बर्फ की चोटियों पर अपनी सेवा देने के कारण से उनके पैरों में गैंग्रीन हो जाया करता था, उनके पैर काटने पड़ते थे, क्योंकि यह सब इसलिए होता था कि सैनिकों को उनके उचित प्रकार के जो उपकरण और उचित प्रकार के वस्त्र और उचित प्रकार के बूट इत्यादि उपलब्ध नहीं होते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही तमाम इस प्रकार की फैसिलिटी को तत्काल लागू किया गया। हमारे सैनिकों को जहां सुविधाएं दी गई, वहीं उनके मनोबल को बढ़ाने का काम। आगामी एक सप्ताह में मानसून उत्तराखंड में प्रवेश कर रहा है, जिसको लेकर आपदा प्रबंधन, पुलिस विभाग, पीडब्ल्यूडी समेत विभिन्न विभागों ने तैयारी पूरी कर ली है। वहीं आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि मानसून को लेकर व्यापक तैयारी पूरी कर ली है। उत्तराखंड पुलिस विभाग ने भूस्खलन क्षेत्रों में एसडीआरएफ की तैनाती के साथ बीआरओ और पीडब्ल्यूडी के साथ समन्वय बना लिया है। चारधाम में भूस्खलन प्रभावित सड़कों को जल्दी खोलने के लिए जेसीबी लगाई गई है और मौसम विभाग से लगातार अपडेट लेकर यात्रा सुचारू चलाई जा रही है। देखिए, जैसा है कि आप अवगत होंगे कि केरल में जो है मानसून आ गया है और धीरे धीरे हमारे उत्तराखंड की तरफ में भी मानसून का अभी प्रभाव देखने को मिलेगा, और हमारी चारधाम यात्रा भी चल रही है। तो हमारी चारधाम यात्रा मानसून सीजन में भी सुचारू रूप से चले, इसके हमने अपने पहले से ही व्यापक प्लान कर रखा है। जो हमारे जो संभावित जो लैंडस्लाइड के जोन्स हैं, जहाँ पे लैंडस्लाइड आने की संभावना है, वहाँ पे ऑलरेडी एसडीआरएफ की टीम्स को डिप्लॉय कर दिया गया है। साथ साथ हमारा कोऑर्डिनेशन बीआरओ और पीडब्ल्यूडी विभाग से भी है, और वहाँ पर जो स्पॉट्स हैं वहाँ पर जेसीबी मशीन्स और जो अन्य उपकरण हैं उनको हम लोगों ने डिप्लॉय कर दिया है, और हमारी समय समय पर विभिन्न विभागों के द्वारा मीटिंग्स हो रही हैं। साथ साथ हमारा जो यात्रा प्रबंधन सेल जो है वो स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम से भी हमने उसका कनेक्शन है, वो समय समय पर प्रत्येक 3 घंटे का हमें अपडेट दे रहे हैं, जिससे कि हम आगे वाले जो भी वेदर का जो भी फोरकास्ट होगा वो हम पब्लिक को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। और जिस तरह से अभी यात्रा पूरे चरम पे चल रही है, हमें उम्मीद है कि जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं मानसून के दौरान में, यात्रा इसी तरह से। उत्तराखंड में असुरक्षित रोपवे ट्रॉलियों से मुक्ति की ओर बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल के बाद अब लोक निर्माण विभाग प्रदेश में 30 स्थानों पर रोपवे ट्रॉली हटाकर पैदल मार्ग और पुल का निर्माण करने जा रहा है, ताकि प्रदेश को इन खतरे भरी ट्रॉली से मुक्ति मिल सके। बता दें कि राज्य में कई नदियों के ऊपर आवागमन के लिए वर्षों से चल रही असुरक्षित रोपवे ट्रॉलियों से अब प्रदेश की जनता को राहत मिलने जा रही है। सीएम धामी ने निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने 30 रोपवे ट्रॉली स्थानों पर पैदल मार्ग और पुल निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इसे लेकर कार्य शुरू किया जा चुका है।
कि पहाड़ों में कई जगहों पे जब पुल टूट जाते हैं या बारिश का टाइम होता है तो लोग क्रॉस नहीं कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें हम लोग टेम्परेरी रूप में ट्रॉली लगाते हैं। जहां ऐसा देखा गया है कि कई सालों से कुछ जगहों पर ट्रॉलियाँ चल रही हैं, क्षेत्र के जो लोग हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनको बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है क्रॉस करने के लिए, और हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। इसी को देखते हुए लास्ट ईयर ये PWD के द्वारा ये प्रयास किया गया था कि पूरे प्रदेश में जितनी ट्रॉली हैं उनको हम हटा के उनकी जगह पे पैदल पुल या मोटर पुल या कोई भी अच्छा अरेंजमेंट जिससे लोगों को सहूलियत हो वो किया जाए। उसी के क्रम में टोटल 30 लोकेशन पे ट्रॉलीज आइडेंटिफाई की गई थी पूरे प्रदेश में, उसमें मेनली पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली में थी। तो उनमें से 29 लोकेशन पे हमने सैंक्शन कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हम उस पर पुल का निर्माण कर लेंगे और जो क्षेत्रीय लोग हैं और जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनको कोई भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। कितनी ट्रॉली हैं और क्या इन पर पैदल पुल बनाए जा रहे हैं, क्या बनाया जा रहा है? टोटल 30 हैं जैसे मैंने बताया अभी आपको, उसमें से अधिकतर जो है पैदल पुल हैं। जहाँ पे रोड हमारी उपलब्ध है पहले से, अगर वहाँ पे वॉश आउट हुआ है, यहाँ पे मजबूरी में हम ट्रॉली कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग मोटर पुल बना रहे हैं। विभाग कितने दिन का टारगेट लेके चल रहा है इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए? मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 साल में हम पूरे 30 के 30 पुल बना ले जाएंगे। इससे क्या दीर्घकालीन आप फायदा देख रहे हैं पहाड़ में? जैसा कि लोगों को जब असुविधा होती है, स्पेशली स्टूडेंट को जिनको रोज जाना होता है, छोटे बच्चों को, उसमें एक तो रिस्क रहता है, लाइफ का रिस्क है, इन ह्यूमन टाइप का मुझे लगता है कि वो एक सिचुएशन होती है। तो उसी के क्रम में हम लोग ये पुल बना रहे हैं कि जो बच्चे हैं जिन्हें डेली दिन में 2 बार आना जाना होता है, उन्हें असुविधा नहीं हो और पढ़ने पे वो ध्यान दें बजाय ये सब करने के। तो एक बड़ा स्टेप है राज्य सरकार का, और इसको करने से क्षेत्र के जो लोग हैं, जो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा सुविधा मिलने वाली है। रामनगर के पुछड़ी गांव में जिला विकास प्राधिकरण द्वारा दिए गए नोटिस से ग्रामीणों में दहशत और रोष का माहौल है। शुक्रवार को ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हाजी मोहम्मद शकील अंसारी के नेतृत्व में विधायक दीवान सिंह बिष्ट को ज्ञापन सौंपा। विधायक ने प्राधिकरण अधिकारियों से बात कर मामले की जानकारी ली और समाधान का आश्वासन भी दिया है। शकील अंसारी ने बताया कि पहले ग्राम प्रधानों को भवन नक्शा पास करने का अधिकार था, लेकिन अब मामूली छप्पर पर भी नोटिस भेजा जा रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं रोकी गई तो विरोध प्रदर्शन तेज होगा। हम पुछड़ी में लगभग 150 लोगों को जो है कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। उन लोगों को भी नोटिस जारी करे गए हैं जिनके छप्पर हैं, रजिस्ट्री की जमीन पर रहते हैं। जिन लोगों के पक्के मकान नक्शा पास हुए हैं ग्राम प्रधान के 15 मार्च 2021 से पहले, उन लोगों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। विधायक जी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि शासन स्तर पर जो है इसमें बातचीत करी जाएगी और जो नोटिस आए हैं इनको जो है आगे जो है निरस्त कराने की कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा जो नोटिस दिए गए हैं, प्रधान जी के द्वारा जानकारी मिली थी मुझे, और मैं सोचता हूँ कि प्राधिकरण जो नोटिस दे रहा है वो कोई राजस्व इसके लिए तो नहीं देता है रजिस्ट्री के लिए, वो केवल नक्शे के जो हैं उनके लिए दिया होगा। लेकिन प्राधिकरण के जिस प्रकार से नक्शे पास कराता है, 2021 से पहले ग्राम प्रधानों को ये अधिकार दिए गए थे। ऐसे बहुत से परिवार हैं राजगांव में जो उस समय ग्राम प्रधानों द्वारा दिए गए होंगे, कुछ बीच में उसके बाद हो सकता है कुछ बने हैं। तो प्राधिकरण ने जो नोटिस दिए उसके बारे में बातचीत हुई है और अभी करेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि क्या सोल्यूशन निकल सकता है, क्योंकि जो मकान बन चुके हैं उनमें किस प्रकार की या कुछ पेनाल्टी डाल के या किस प्रकार से नक्शे, क्योंकि नक्शे भी होना जरूरी होता है, क्योंकि प्राधिकरण जैसे बहुत पहले से लागू है लेकिन अभी निरस्त भी नहीं किया है। वैसे उत्तराखंड के रामनगर वन प्रभाव तराई पश्चिमी के अंतर्गत आने वाले तराई पश्चिमी क्षेत्र के फोटो पर्यटन जोन में अवैध रूप से जिप्सियों के प्रवेश को लेकर एक बार फिर से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अब वन विभाग ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए तराई पश्चिमी के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर कोई जिप्सी बिना परमिट और अवैध तरीके से पर्यटन क्षेत्र में प्रवेश करती है और यदि इसमें विभागीय कर्मचारियों की संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोई गलत तरीके से जा रही है, अगर कोई इस तरीके का मामला संज्ञान में आता तो जरूर उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये इसको अगर ये कोई इस तरीके का स्पेसिफिक मामला अगर कोई होगा ना संज्ञान में आएगा तो जरूर उस पर कार्रवाई होगी।
ऐसा ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी कुछ भी करता रहेगा और कोई वो नहीं होगा, इसको देखना है। टिहरी जिले की नवनियुक्त जिलाधिकारी नीतिका खंडेलवाल ने 57वें जिलाध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। 2015 बैच की IAS अधिकारी नीतिका इससे पहले विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दे चुकी हैं। कार्यभार संभालते ही उन्होंने सभी विभागों का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यह उनकी प्राथमिकता रहेगी। आपदा प्रबंधन को लेकर उन्होंने क्षेत्र भ्रमण और अधिकारियों की बैठक के बाद ठोस कार्रवाई की बात कही। शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए चेतावनी दी। बीजेपी की चर्चित नेत्री नूपुर शर्मा ने देवभूमि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। चार धाम यात्रा पूर्ण कर लौटने के बाद नूपुर देहरादून पहुंची, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री से भेंट कर चार धाम यात्रा के अनुभव साझा किए। नूपुर शर्मा ने कहा कि धारी देवी, कालीमठ, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत अनेक पवित्र स्थलों के दर्शन ने उन्हें आध्यात्मिक संतोष प्रदान किया है। उन्होंने यात्रा के दौरान सरकार द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु किए गए प्रबंधों की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री धामी ने उन्हें उत्तराखंड की जनता की ओर से उपहार भेंट करते हुए राज्य में विकास और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उत्तराखंड के जनपद चमोली में निर्माणाधीन बेली ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया। 4000 से अधिक की आबादी को जोड़ने वाले इस बेली ब्रिज के टूटने से लोक निर्माण विभाग ने ठेकेदार के खिलाफ थाना थराली में तहरीर दी है। ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। पुल के टूटने से रतगांव की 4000 से अधिक आबादी का मुख्य मार्ग से संपर्क टूट गया है। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन बेली ब्रिज से ठेकेदार के श्रमिकों ने रस्सी और सपोर्ट एक साथ हटा दी। इसकी वजह से पुल भार नहीं सह सका और टूटकर नीचे गिर गया। तो वहीं इस मामले से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश पर शासन ने लोक निर्माण विभाग के 3 अभियंताओं को निलंबित कर दिया है। खबर कोटद्वार से है, जहां प्राइमरी स्कूल में मिलने वाले मिड डे मील में एक्सपायरी डेट का खाद्य पदार्थ मिलाए जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद डीएम से नगर निगम के एक पार्षद ने इस बात की शिकायत की है। जिसके बाद डीएम के आदेश के बाद शिक्षा अधिकारी के स्तर पर इस मामले की जांच की गई, जिसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल पर एक्शन होना तय था। प्रिंसिपल पर लापरवाही के आरोप लगाए गए और डीएम का कहना है कि प्रिंसिपल ने इसकी जानकारी किसी भी अधिकारी को नहीं दी, जिसके बाद प्रिंसिपल पर कार्रवाई की जाएगी। इस मैटर में एक शिकायत मेरे सामने आई, जिसमें मार्च में एक्सपायर होने के बाद में मिड डे मील बांटे जाने की एक शिकायत थी। इसमें मेरे द्वारा बीओ के माध्यम से प्रिंसिपल का जो पक्ष लिया गया, तो उनके द्वारा अपने संबंधित उच्चाधिकारियों को बताया नहीं गया, न ही इस संबंध में आंचल से कोई पत्राचार किया गया। तो उक्त क्रम में एडवर्स एंट्री जो उन्हें दी जानी है, उसके लिए मैंने बीओ को निर्देशित। खबर हरिद्वार से है, जहां अपनी बेटी का यौन शोषण कराने वाली बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व पदाधिकारी गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी घिर गई है। इसके साथ ही बीजेपी महिला प्राथमिक सदस्यता भी निष्कासित कर दी गई है, जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए चाल चरित्र का चेहरा बताया। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष का कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता, जिसकी पहुंच राज्य से लेकर दिल्ली के शीर्ष नेताओं तक है, इसके द्वारा जो कुकृत्य किया गया है, यह आरोप झूठा नहीं है, क्योंकि बच्ची का मेडिकल कराया गया, जिसमें मासूम के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। इस जघन्य अपराध की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और इस महिला के किस किस नेता से कब कैसे संबंध थे और किसके साथ मिलकर से कुकृत्य करवाया गया है। इतना ही नहीं, अंकिता भंडारी के मामले में बीजेपी की महिला मोर्चा सड़कों पर क्यों नहीं उतरी, ये बात आज समझ में आ गई है। इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं हो सकता, और ये पाप भारतीय जनता पार्टी की एक वरिष्ठ नेता, जो उत्तराखंड
उत्तराखंड के बल्कि देश की आध्यात्मिक राजधानी हरिद्वार, उस हरिद्वार की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष रही हैं। और कोई ऐसा नेता नहीं है, छोटे से लेकर बड़े तक, प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक, जिनसे उनका संपर्क और संबंध ना हो। और आज जिस प्रकार से ये मामला सामने आया है, हमने तो शंकराचार्य जी की वो स्तुति सुनी है जिसमें वो कहते हैं कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन ये कुमाता जिसने इतना बड़ा महापाप इस धरती पर किया है, पता नहीं भगवान क्या करेगा उसका। भारतीय जनता पार्टी ने तो इस मामले को प्रकाश में आने के बाद उनके खिलाफ एक्शन किया, और जो अपनी 13 साल की मासूम नाबालिग बेटी के साथ कुकृत्य करवा सकती है, उसका बलात्कार करवा सकती है, उसके साथ अनैतिक कार्य करवा सकती है, स्वयं उस महिला ने आज तक क्या क्या पाप किए होंगे, क्या क्या अनैतिक कार्य किए होंगे, ये तो बीजेपी के लोग बेहतर जानते हैं। लेकिन एक बात हमारी समझ में आ गई है कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलवाने के लिए क्यों भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा का एक भी नेत्री सड़क पर नहीं उतरी, क्यों उन्होंने आवाज नहीं उठाई। आज इस बात को हम समझ सकते हैं जब ये मामला। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।